प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि वो इन आम चुनाव में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आज टोंक के देवली में राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा, आम आदमी पार्टी को कोसा और कांग्रेस के लेकर दावे की। आप सुनिए क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने। तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि वो दिल्ली तक अपने आप को उन्होंने सीमित रखा है और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर जाकर प्रचार करें और उनको पूरा अधिकार है प्रचार करने का, चुनाव लड़ने का। लेकिन जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा, जिस तरह वो आंदोलन आक्रोश की राजनीति से छोड़कर संगठन में दल बनाया, चुनाव लड़े, जीते और फिर 50 दिन के अंदर अंदर अपना इस्तीफा देकर जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर सके। लोगों के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा एक छाप वो छोड़ के नहीं गए हैं। अब लोग उनका आकलन करेंगे उनके कार्यकाल में किए गए कामों के अंदर। लोकसभा के चुनाव में बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और बीजेपी के लोगों ने झूठ बोलकर, गुमराह करके और लोगों से वोट लिए हैं। लोगों को असलियत का पता चल चुका है। चुनाव लड़ने की इच्छा है मेरी, लेकिन पार्टी जहां भी आदेश देगी, जहां टिकट देगी, मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो स्थिति आप देख चुके हैं। कांग्रेस के दावों को आप सुन चुके हैं कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के जो दावे हैं, सत्ता में वापसी के जो भी वादे हैं वो गलत हैं। कांग्रेस की वापसी होगी, यूपीए 3 की वापसी होगी। और इसके बाद हम रुख करेंगे न्यूज़ रूम का, जहां मेरे सहयोगी विशाल बने हुए हैं हमारे साथ। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके मायने अब क्या हो सकते हैं, कांग्रेस के जितने भी दावे हैं उनको लेकर क्या कर सकते हैं। लेकिन जो आज बात कही पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने या फिर नमो नारायण मीणा जो केंद्रीय मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री हैं, उनका जो दावा था, आम आदमी पार्टी को उन्होंने सीधे तौर पर घेरा दिल्ली में। हालांकि उनकी सरकार उनके साथ रही, 45 दिन सरकार चली, लेकिन आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने घेरा तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात है बीजेपी के दावों की, तो दोनों नेताओं ने बीजेपी के दावों पर भी सवाल खड़े किए। अब चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज़ रूम का, जहां से विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के दावे आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक सर्वे भी कंपनियां कर रही हैं। इस सर्वे के मुताबिक क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति कैसी होने जा रही है? देखिए, कई तरह के सर्वे हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे हैं वो सामने आए हैं वो अपने आप में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। लोकसभा चुनाव के अंदर 20 सीटें अभी कांग्रेस के पास में है, यानी अगर कोई नुकसान होगा तो वो कांग्रेस के पास ही होगा। भाजपा के पास में खोने को कुछ नहीं है, महज 4 सीटें हैं, इसलिए उसे उम्मीदें ज़्यादा हैं। अगर वो चुनाव जीती है तो सीटों की तादाद बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस है वो 20 से ज़्यादा सीटें हैं वो निकाल लेगी। इस बात का किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये सही है कि उसे अपनी 20 सीटों को महफूज रखने के लिए खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो कुल मिला के कांग्रेस है वो चुनौतीपूर्ण भूमिका में है इस बार लोकसभा चुनाव में। जी सर, क्या माना जाए, पहली सूची प्रत्याशियों की कब तक आ सकती है कांग्रेस की? देखिए, अभी राजस्थान के अंदर जो पूरा आज कार्यक्रम निर्धारित हुआ है निर्वाचन आयोग की ओर से, उसके अंदर राजस्थान के अंदर पहला नोटिफिकेशन है 19 मार्च को निकाला जाएगा चुनाव का। यानी अभी कोई किसी तरह की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को और बीजेपी दोनों पार्टियों को। जो पूरी प्रक्रिया है उससे पहले, राजस्थान से पहले करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा राज्य हैं जहां पर चुनाव की प्रक्रिया है वो 8 या 9 तारीख या 10 तारीख से शुरू हो रही है, 7 तारीख से शुरू हो रही है। तो ऐसे में राजस्थान के पास में दोनों जो राजनीतिक दल हैं उनके पास में पूरा मौका है। दूसरा, 10 मार्च को देवली में राहुल गांधी का दौरा है वो तय हो चुका है। ऐसे में इस दौरे को कामयाब बनाना कांग्रेस का पहला लक्ष्य होगा। मेरी जो जानकारी है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस है वो अपने पत्ते 10 मार्च के बाद ही खोलेगी। राहुल गांधी का दौरा कामयाब करने के बाद ही इलेक्शन मोड में एक तरह से पार्टी को उस रूप में लिया जाएगा कि जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सके। ऐसे में फ़ायदा ये होगा कि एक तो पार्टी है वो एकजुट रहेगी राहुल गांधी के दौरे के बाद में, और दूसरा जो अंतर्विरोध है, गुटबाजी है, किसी के नाम की घोषणा होने पर जो ऐतराज़ है, उसके लिए भी समय कम बचेगा।
8 या 9 दिन का समय होगा नोटिफिकेशन का और टिकट की घोषणा के बीच। शुक्रिया विशाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। जैसा कि विशाल ने बताया, अभी सूरत नजर नहीं आती, प्रत्याशियों का ऐलान की अभी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती। पहला फोकस कांग्रेस का लगता है 10 तारीख को टोंक जिले के देवली में राहुल गांधी के दौरे को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी नेताओं से जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव ऐलान के बाद उनकी क्या तैयारी है। भाजपा ने तो बहुत पहले से अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। घर घर हमारा कार्यकर्ता पहले ही पहुंच चुका है। घर घर चलो अभियान के माध्यम से हमारे सभी संसदीय कार्यालय ऑलमोस्ट सभी लोकसभा क्षेत्रों में खुल चुके हैं। वहां पर हमारे स्वराज रथ यात्रा का जो हमारा कार्यक्रम है वो भी 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। हमारे संसदीय सम्मेलनों की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हम मुस्तैदी से तैयार हैं और निश्चित रूप से इस बार राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से हमने विधानसभा के चुनाव में एक इतिहास बनाया था 163 सीटें जीत करके, उसी प्रकार 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ता जिता करके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पर बनेगी। मेरे को लगता है कि तारीखों की घोषणा हुई है, हमारी तैयारी पहले से ही है और निश्चित रूप से ये तारीखें राजस्थान के अनुकूल हैं ताकि परीक्षाओं को और आखातीज दोनों को ध्यान में रखते हुए घोषित की गई हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी की पूरी तैयारी है और समय अनुसार हमारे प्रत्याशियों की भी घोषणाएं जल्दी हो जाएंगी और हम निश्चित रूप से मिशन 25 को प्राप्त करेंगे। आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हिंदुस्तान की जनता इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और राजस्थान का बीजेपी का वर्कर सब पूरी तरह से तैयार है। हमारा मिशन 25 जरूर कामयाब होगा और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी तरह से सतर्क रहेंगे और इस बार 70-75 मतदान है, उसको 80-75 करने की कोशिश करेंगे। और यदि टिकट की दावेदारी होती है तो मैं बता सकता हूँ कि जो थोड़ा सा भी हमारा व्यक्तिगत संपर्क है पूरे जिले में, सभा जिले की हर सीट से और अधिक प्रतिशत मतदान बढ़ेगा। लोग जातिवादी और सीधे पीयूष का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, अब से छोटे में जानना चाहेंगे कि बीजेपी को लेकर अब तक जो सर्वे राजस्थान में हुए हैं उनके बाद सूरत हाल क्या नजर आता है, और दूसरा बीजेपी की जो लिस्ट है वो कब तक आने की संभावना है? देखिए एक्चुअली पहले जो आपका प्रश्न है सर्वे की, जहाँ तक बात की जाए तो भाजपा अपने स्तर पर सर्वे करा रही है और उसको लगता है कि जो मिशन 25 लेकर भाजपा टारगेट लेकर चल रही है राजस्थान में 25 सीटों को लेकर, वो पूरा कर लेगी। हालांकि इसकी संभावना कम है कि 25 की 25 सीटें प्राप्त कर ले, कुछ सीटों पर उसको झटका लग सकता है, लेकिन 20+ लेने की बात भाजपा के हर नेता कहता है। इसके अलावा जहाँ तक दूसरे प्रश्न की बात है कि कब तक पहली सूची आ सकती है प्रदेश भाजपा के प्रत्याशियों की, तो मैं आपको बता दूँ कल चुनाव समिति की बैठक होनी थी लेकिन उसको आगे सरका दिया गया है। अब ये 10 से 12 तारीख के बीच में होगी, लेकिन 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक है और उससे पहले कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली जा रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि 8 तारीख को जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है उसके बाद प्रदेश भाजपा की कुछ सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। जी, शुक्रिया पीयूष इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। तो सूरत आपके समझ में आ चुकी है। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए कि क्या कहते हैं, एक सर्वे के जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, वो सर्वे क्या कहता है राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव के परिणाम में नरेंद्र मोदी का जलवा साफ नजर आएगा। मोदी बीजेपी को बहुमत तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बीजेपी अकेले 217 सीटें जीतेगी, जबकि वाजपेयी के नेतृत्व में पार्टी को 186 सीटें मिली थी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 29 सीटों के साथ सपा और बसपा को पछाड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तेलंगाना बिल से भी कांग्रेस को फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिल सकती हैं। ये सारा आकलन एबीपी नीलसन के सर्वे में सामने आया है। इस सर्वे पर ध्यान दें तो एनडीए गठबंधन को 2014 के चुनाव में 236 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2009 में 159 सीटें थी। यूपीए की बात करें तो उसे 92 सीटें, जबकि 2009 में उसके पास 262 सीटें थी। वह मोर्चा 29 सीटों पर सिमट सकता है। 2009 में स्थिति 24 सीटों की थी। दलीय स्थिति के हिसाब से अगर इसे देखें तो बीजेपी को ताजा आंकड़ों में 217 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2009 में 116 सीटें थी। कांग्रेस 73, 2009 में 206 सीटें। अन्य की बात करें तो 186 सीटें उन्हें मिल सकती हैं, जबकि 2009 में केवल 98 सीटें हाथ आई थीं। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो एनडीए को
ताज़ा आंकड़ों में 31% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2009 में ये 24% था। यूपीए 24% पर सिमट सकता है, जबकि 2009 में उसे 27% वोट मिले थे। पीएम उम्मीदवार की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा 57% लोग उन्हें पसंद करते हैं। वहीं राहुल गांधी का आंकड़ा 18% का है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 4% लोगों की पसंद है। यानी एनडीए इस बार मजबूत होती दिख रही है। पश्चिमी भारत की 116 सीटों में से 88 सीटें उसके पाले में जाती दिख रही हैं। उत्तर भारत की 151 में से 88 सीटें वो जीत सकती है। पूर्वी भारत की 142 में से 39 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि दक्षिण भारत की 134 में से 21 ही सीटें केवल उसकी झोली में जा सकती हैं। ये सर्वे देश के कुल 29,066 लोगों के बीच किया गया, जिनमें से 18,222 पुरुष और 10,884 महिला मतदाता हैं। इन मतदाताओं में से 9,849 शहरी और 19,278 मतदाता ग्रामीण हैं।